आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। तख्त पलट दो, ताज बदल दो, झूठों की सरकार बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, झूठों की सरकार बदल दो। ये आवाज किसानों के उस मसीहा की है जो पहले विदेशों में कंप्यूटर बनाया करता था, लेकिन विरासत में जब किसानों की राजनीति मिली तो उसे संभाल कर एक कद्दावर राजनेता बन गया। अपने पिता चौधरी चरण सिंह के बाद देश ने उसे छोटे चौधरी के नाम से जाना, और पश्चिमी यूपी और जाट बेल्ट में तो ऐसा रसूख कायम किया कि एक आवाज पर किसान और पूरी जाट बिरादरी एकजुट हो जाया करती थी। नमस्कार, आज नामी गिरामी में मैं अमन गुप्ता लेकर आया हूं कहानी भारत की सियासत में कदम रखने वाले पहले आईआईटीएन राजनेता अजीत सिंह की, जिन्होंने 1989 से लेकर 2014 तक लगभग हर सरकार में मंत्री पद पर रहकर बड़ी भूमिकाएं निभाई। 12 फरवरी 1939 को मेरठ के भडोला गांव में अजीत सिंह का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई मेरठ में हुई। इसके बाद लखनऊ से बीएससी करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आईआईटी खड़गपुर चले गए, और इसके बाद फिर अमेरिका का रुख किया। यहाँ इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएस किया। इंडिया में जैसे एमटेक होता है वैसे ही यूएस में एमएस होता है। डिग्री पूरी हुई तो नौकरी भी लग गई। पत्नी राधिका सिंह के साथ अजीत अमेरिका में ही रह रहे थे। 1978 में बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा गया जयंत। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी इधर भारत में पिता चौधरी चरण सिंह ने उन्हें वापस बुला लिया। अजीत सिंह उस वक्त अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी आईबीएम में बतौर कंप्यूटर इंजीनियर काम कर रहे थे। 1982-83 का साल था वो। देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह की राजनीति की सांझ ढल रही थी। उम्र के 80वें पड़ाव पर थे तो शरीर भी साथ छोड़ रहा था। बीमार रहने लगे थे। ऐसे में उन्होंने अजीत को विदेश से बुलाकर अपनी सत्ता की बागडोर उन्हें सौंप दी। और फिर 1986 में पहली बार अजीत सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। 1987 में उन्हें लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया और 1988 में जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित किए गए। 1989 के बाद बागपत से अजीत सिंह लगातार 2014 तक सांसद रहे, सिवाय 1998 के। ये चुनाव वे भाजपा के सोमपाल शास्त्री से हार बैठे। ये उनकी पहली चुनावी हार थी, लेकिन 13 महीने के बाद ही मध्यावधि चुनाव की नौबत आई और फिर उन्हें लोकसभा जाने का मौका मिल गया। बताया जाता है कि उनकी उस हार के बाद बागपत में ऐसा मातम सा माहौल पसर गया था कि परिणाम वाले दिन ज्यादातर घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे। दरअसल चौधरी अजीत सिंह को अपने पिता चरण सिंह के बनाए मजगर चुनावी समीकरण का खूब फायदा मिला। मजगर यानी जाटों के साथ मुसलमान, गुर्जर और राजपूतों का समर्थन। और इसी राजनीति के सहारे वे हर चुनाव में कुछ लोकसभा और 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते रहे और प्रदेश के साथ साथ देश में काफी अहम साबित होते रहे। इसी के दम पर अजीत सिंह हर सरकार में मंत्री भी बन जाते थे। लोग उन्हें रामविलास पासवान के बाद दूसरा मौसम वैज्ञानिक कहते थे। उन्होंने साल 1989 में वीपी सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में खाद्य मंत्री रहे। 1999 की वाजपेयी सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया और फिर 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री का कार्यभार संभाला। केंद्र में रहते हुए उनके बहुत से कामों को लेकर आज भी तारीफ होती है। उनके कुछ उल्लेखनीय कामों के बारे में बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष स्नेहवीर पुंडीर ने हमें बताया। उन्होंने तमाम सारे अच्छे काम किए हैं, और लेकिन चूंकि हम मान रहे हैं कि जो उनका पूरा आधार था वो किसानों के बीच में था, तो किसानों के ऊपर उन्होंने बहुत जबरदस्त कई सारे काम किए हैं। और उन्होंने जो है, जब वो 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार में खाद्य और रसद मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत सारी नई चीनी मिलें लगाई। उस समय तक ये था कि चीनी मिलों के बीच की जो दूरी थी वो 25 किलोमीटर मानी जाती थी, जिसे घटा के उन्होंने 15 किलोमीटर कर दिया।
और लगभग 40 से 45 चीनी मिल उन्होंने यूपी में नई जो है लगवाई थी। इसके अलावा कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने 10 नई फसलों को एमएसपी में शामिल कराया, जो उनका एक बड़ा काम था। और एनडीए सरकार में रहते हुए ही खेती पर टैक्स लगाने का जो सबसे पुरजोर विरोध किया वो चौधरी अजीत सिंह ने किया था। इसके अलावा फसलों को दूसरी जगहों पर बेचने का जो मामला था उसको भी चौधरी अजीत सिंह ने ही शुरू किया था कि वे फसलों को कहीं भी बेचा जा सके। और हमें ये भी पता है कि सस्ती दरों पे कृषि यंत्रों का चाहे जो है किसानों तक आपूर्ति रही हो, या जो है किसान ऋण की ब्याज दर कम कराने में दंकल प्रस्ताव जिस दौर में आया था उसमें उसका विरोध करना, ये सारे जो काम किए हैं चौधरी अजीत सिंह ने, ये सब काम किए अपने समय में। इसके अलावा यूपीए द्वितीय में जब वो उड्डयन मंत्री हुए उसमें कहते हैं कि एयर इंडिया बड़े घाटे में चल रहा था, जिसे उबारने का काम भी चौधरी अजीत सिंह ने किया। तो किसानों के लिए कुल मिलाकर उन्होंने बहुत सारे काम किए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चूंकि गन्ना बेल्ट इसे हम मानते हैं, तो इसके लिए उन्होंने इतनी सारी चीनी मिल लगाई, उससे किसानों को सीधा सीधा फायदा होगा बेशक। तो केंद्र में रहने के बावजूद अजीत सिंह का सपना उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठने का था, ताकि वो अपने क्षेत्र के लिए और करीब से काम कर सके। लेकिन उनका वो सपना साकार नहीं हो सका और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है, हमारे साथी नितिन ठाकुर से सुनिए। यूपी में 80 के दशक में जनता पार्टी, जनमोर्चा, लोकदल यानी कि अजीत, जो आगे चलकर उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल हो गई, और एक और पार्टी थी लोकदल ब, जो हिमवती नंदन बहुगुणा की थी। इन चारों ने मिलकर ही जनता दल का गठन किया था। एकजुटता का असर था कि ये सारे लोग मिलकर यूपी में 1980 में 208 सीटें ले आए। उस वक्त 425 विधानसभा सीटें थी यूपी में, जिसके चलते जनता दल को बहुमत के लिए 14 अन्य विधायकों की भी जरूरत थी। यूपी में जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री पद के 2 उम्मीदवार उस वक्त थे। लोकदल ब के नेता मुलायम सिंह यादव और दूसरे चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत की दावेदारी कर रहे उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह। तो सूबे में जनता दल की जीत के बाद सीएम पद के लिए चौधरी अजीत सिंह का नाम तय हुआ। उस वक्त केंद्र में भी जनता दल की सरकार थी और वीपी सिंह तो देश के प्रधानमंत्री थे ही। यूपी में पार्टी की जीत के साथ उन्होंने घोषणा कर दी कि अजीत सिंह मुख्यमंत्री होंगे और मुलायम सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लखनऊ में अजीत सिंह की ताजपोशी की तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव को डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं था और सीएम से नीचे वो कुछ बनने को राजी नहीं थे। फिर जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री पद का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से विधायक दल की बैठक करवा के गुप्त मतदान से होगा, तो फिर मतदान हुआ। ऐसे में वीपी सिंह ने किसी विधायक से नहीं कहा कि अजीत सिंह के पक्ष में वोट दीजिए, तो वोट पड़े और महज 5 वोट के अंतर से चौधरी अजीत सिंह यूपी के सीएम बनते बनते रह गए। और पहली बार मुलायम सिंह यादव ने 5 दिसंबर 1989 में यूपी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और उसके बाद तो सब जानते ही हैं कि कभी भी चौधरी अजीत सिंह सीएम पद के आसपास भी नहीं पहुंचे। और मुलायम सिंह यादव की तो शुरुआत थी, इसके बाद वो कई बार यूपी के सीएम बने और बाद में उनके बेटे भी। 1960 के दशक से पिता चरण सिंह की मौत के बाद अजीत जाटों के एकमात्र नेता रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह की ही तूती बोलती थी। वे किसानों, खास तौर पर जाटों के फिक्रमंद थे। जाट कितना भी नाराज हो, पर वोट उन्हीं को देता था। पश्चिमी यूपी का जाट सिर्फ चौधरी चरण सिंह का ख्याल रखते हुए अजीत सिंह को जिताता रहा। अजीत सिंह बहुत ही जमीनी और मिलनसार व्यक्ति थे, लेकिन राजनीति के दंगल में वे कई बार उस भाषा की मर्यादा को भी लांघ गए जिसे सभ्यता के दायरे में नहीं रखा जाता। स्नेहवीर पुंडीर अपने छात्र जीवन के दौरान का एक किस्सा याद करते हुए बताते हैं कि अजीत सिंह के दिल्ली आवास के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते थे। जब हम छात्र राजनीति में थे तो किसी एक विषय पे बात करने के लिए हम लोग बहुत सारे छात्रों के साथ दिल्ली गए थे। तो मुझे लगता है कि 50 से 100 छात्र रहे होंगे। ये किस्सा रहा होगा लगभग 2004 के आसपास। तो पूरी दिल्ली में हम लोग जो है नेताओं से मिलने के लिए भटकते रहे। गर्मी का समय था तो तमाम लोगों के दरवाजों पे सिक्योरिटी खड़ी हुई थी, सबके दरवाजे बंद थे, सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर तैनात थे। जब भी जाते थे जिसके पास भी वो पूछते थे किस लिए आए हो, इतने सारे लोगों से मिलने की परमिशन नहीं हो सकती है, मंत्री जी हैं, मंत्री जी नहीं हैं। इस सब में भटकते भटकते जब हम चौधरी अजीत सिंह के आवास पे पहुंचे तो केवल पूरी दिल्ली में हमें एक ऐसा आवास मिला जिसके दरवाजे खुले हुए थे, कोई सिक्योरिटी नहीं खड़ी थी। 100 के 100 लोग लगभग हम लोग अंदर चले गए
उनके जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने सबके बैठने का प्रबंध किया, सबके चाय नाश्ते का प्रबंध किया। तो मतलब हम लोगों को, छात्रों को ये लगा कि दिल्ली में केवल एक घर ऐसा था जो खुला हुआ है किसानों के लिए, छात्रों के लिए और पश्चिम यूपी के लिए। वो घर चौधरी अजीत सिंह का था। अजीत सिंह सियासी मिजाज का अंदाजा लगाने में माहिर थे। उन्हें यह हुनर भी अपने पिता से विरासत में मिला था। लेकिन राजनीतिक करियर उनका उस वक्त अवसान पर आ गया जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे भड़के और इन दंगों ने जाट मुस्लिम एकता में दरार डाल दी और इसी के साथ दरक गई अजीत सिंह की सियासी जमीन। इसी के अगले साल 2014 में लोकसभा चुनाव में बागपत में अजीत सिंह के खिलाफ बीजेपी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह को लड़ा दिया। सत्यपाल भी अजीत की तरह जाट हैं और बागपत के ही एक गांव के रहने वाले हैं। इधर उनके बेटे जयंत, जो 2009 से ही राजनीति में कदम रख चुके थे, मथुरा में हेमा मालिनी आई तो वे भी हार गए। नतीजा ये हुआ कि दोनों बाप बेटे अपनी सीट हार गए। यहां तक कि 2019 में भी अजीत संभल नहीं पाए। वे उसी बागपत से हार गए जहां से वे 7 बार लोकसभा पहुंचे थे। जाटों के बीजेपी के पक्ष में लामबंद होने से आरएलडी के सियासी वजूद पर संकट गहरा गया। कहा जाता है कि 2014 का साल उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा दौर रहा। 2014 के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पर यह भी दबाव रहा कि वो अपनी पार्टी का किसी बड़े दल में विलय कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अजीत सिंह ने भी सियासत से लगभग किनारा कर लिया। 2020 आते आते उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज रहने लगी थी। फिर 22 अप्रैल 2021 को खबर आई कि उन्हें कोरोना हो गया है। उन्हें गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उनके फेफड़ों में संक्रमण इतना बढ़ चुका था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका और 6 मई को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चौधरी अजीत सिंह को बतौर राजनेता 2 बातों के लिए आखिरी समय तक कसक रह गई। एक, वेस्ट यूपी को हरित प्रदेश बनाना और दूसरा, मुजफ्फरनगर से आखिरी चुनाव में जीत। हालांकि वे लगातार किसानों के लिए मुखर बने रहे। 1989 में महेंद्र टिकैत के नेतृत्व में हुए किसान आंदोलन से लेकर 2020-21 के कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन तक उन्होंने सिर्फ खेती और किसानी के हक की बात की। किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने मोदी लहर में हुई उनकी हार को जाटों की एक बड़ी भूल बताया था। अब चूंकि वे नहीं हैं तो उनके बेटे जयंत चौधरी के पक्ष में इस भूल को सुधारने की कोशिश हो सकती है। लेकिन बड़े चौधरी चरण सिंह के बाद छोटे चौधरी को किसान हमेशा याद करते रहेंगे। नामी गिरामी में अजीत सिंह को लेकर यह पेशकश आपको कैसी लगी? आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। अब मैं अमन गुप्ता आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं। खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। आप कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।